साल 2017 में भारत में दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। उनका कार्यकाल खत्म होने ही वाला होता है कि उत्तर प्रदेश के मंत्री अपने ओबीसी होने के कारण मीटिंग में न बुलाए जाने की बात करते हैं। और भारत में जातिगत भेदभाव का ये अकेला मामला नहीं है। अब नए राष्ट्रपति के साथ नया वादा। द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी समाज से आती है, उनके राष्ट्रपति की गद्दी तक पहुंचने के बाद आदिवासी समाज की स्थिति समाज में अच्छी होगी। नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाए जाने के बाद आदिवासी समाज की स्थिति अच्छी हो न हो, लेकिन बीजेपी के लिए इसके मायने अलग है, जिनके बारे में जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। भारत की आजादी के 75 साल बाद 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली। द्रौपदी जी संथाल समुदाय से आती हैं, जो कि भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक है। भारत में प्रमुख आदिवासी समाज जैसे कि भील और गोंड के बाद संथाल जनजाति की आबादी आदिवासियों में सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 8.5% से कुछ ज्यादा आबादी आदिवासी की है। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में इसकी आबादी, इन राज्यों में करीब 40 से 20% तक की आबादी आदिवासी की है। लेकिन बात बस इतनी नहीं है। बीजेपी की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुने जाने के बहुत से राजनीतिक कारण हैं। 21 जून के दिन ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा का नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया। इस नॉमिनेशन में दो बातें थी। एक तो टीएमसी एक राज्य तक सीमित पार्टी है, जिसकी मास अपील पूरे देश में उतनी नहीं जितनी की कांग्रेस की होती। भले ही कांग्रेस लगातार हार का सामना कर रही हो, लेकिन अभी भी कांग्रेस को मुख्य विपक्ष पार्टी के तौर पर देखा जाता है। इस पूरे राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस मानो गायब रहती है। वहीं ठीक एक दिन बाद बीजेपी की ओर से द्रौपदी मुर्मू के नाम के सामने आने के बाद पार्टी उनके लिए काफी सक्रिय तौर पर प्रचार करती दिखती है। दूसरा कारण सिंबोलिज्म या मैसेजिंग का। बीजेपी ने अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार को एक प्रतीक के रूप में दिखाया कि वे आदिवासी समाज से आती हैं। उनकी पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल और किस प्रकार वे राज्यपाल रहते हुए अपने समाज के कल्याण कार्य करती सक्रिय रही। द्रौपदी जी राष्ट्रपति बनने के बाद ही अपनी पहली स्पीच में कहती हैं, राष्ट्रपति के पद पर पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। ये एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज था जिससे देश का हर नागरिक कनेक्ट हो सकता था। तो वहीं यशवंत सिन्हा के ऐलान के साथ जनता को कोई भी संदेश नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि उनका नाम सिर्फ सामने लाया गया हो, क्योंकि वे प्रधानमंत्री मोदी के धूर विरोधी रहे हैं। लगातार वे प्रधानमंत्री को ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर घेरते रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष की ओर से उनके चुने जाने को लेकर किसी प्रकार का कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट जनता तक नहीं पहुंचाया गया, जिससे जनता कनेक्ट कर पाए जिस तरह वे द्रौपदी मुर्मू से कर पा रहे थे। ये ठीक वैसा ही नेगेटिव कैंपेन था जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव में चौकीदार चोर कहने पर चलाया गया, जिसका प्रभाव उल्टा कांग्रेस पर ही पड़ गया था। भले ही बीजेपी ने महाराष्ट्र की शिवसेना को गद्दी से हटाया हो, लेकिन मुर्मू जी के नाम पर वे भी अपना समर्थन देते हैं। इसके अलावा उड़ीसा के नवीन पटनायक भी अपना समर्थन देते हैं, क्योंकि द्रौपदी जी उड़ीसा राज्य से ही आती हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन भी द्रौपदी जी का समर्थन करते हैं, क्योंकि वे भी उसी संथाल समाज से आते हैं जिससे द्रौपदी मुर्मू आती हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा कल को बीजेपी में जाकर मिल जाए। इसके अलावा असम, अन्य जगहों से विपक्ष के नेताओं ने मुर्मू जी के समर्थन में जमकर वोटिंग की, वो भी अपनी पार्टी के लाइन से अलग जाकर, और इसे ही क्रॉस वोटिंग कहते हैं। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है। केवल अपने उम्मीदवार के सिलेक्शन से उन्होंने विपक्ष में कितने मनमुटाव हैं उसे सामने ला दिया कि किस प्रकार वे अपने ही चुने गए कैंडिडेट के लिए एक मत नहीं है। महीनों तक विपक्ष में बहस चलती रही कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन रहेगा, और रिजल्ट बता रहा है कि वे अपने ही कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे, यानी कि सभी से राय नहीं मांगी गई थी। ये बात अलग है कि वोट संख्या बीजेपी की ज्यादा होने से हर हाल में बीजेपी ही जीतती, लेकिन विपक्ष की ओर से किसी भी तरह के प्रयास नहीं दिखे, जबकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। इसके अलावा विपक्ष धीरे धीरे हर राज्यों में वो अपनी जमीन खोता जा रहा है। महाराष्ट्र इसका ताजा उदाहरण है। विपक्ष को अपनी एकता अपने भाषणों से ज्यादा अपने डिसीजन में दिखाना चाहिए। एक लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है।
आप महंगाई और बेरोजगारी की स्थिति देख सकते हैं। आप पेट्रोल और एलपीजी गैस के दाम भी देख सकते हैं और रुपए की डॉलर के सामने कीमत भी। कुछ समय पहले तक तो इन मुद्दों पर सरकार भी गिर जाती थी और आज संसद के मॉनसून सत्र में इस पर बहस के लिए लगातार मांग उठाई जा रही। और संसद क्या सूरत हाल है आप जानते हैं। अब तो जनता ट्विटर पर भी रुपए की गिरती कीमतों को तवज्जो नहीं देती। अगर आप कहेंगे पहले भी ऐसा होता था, तो इस तर्क से क्या अभी इसे सही ठहराया जा सकता है? खैर, हम अपनी बात पर वापस चलते हैं। द्रौपदी जी के आने के बाद आदिवासी समाज की स्थिति में क्या बदलाव आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन भारत में आर्थिक तौर पर सबसे पीछे माने जाने वाले आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू अब भारत की तीनों सेनाओं की मुखिया होंगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संसद सत्र को बुलाने का काम करेंगी। द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड की गवर्नर विद द डिफरेंस थी, अब भारत की प्रथम नागरिक बन चुकी है। उम्मीद है हमारा ये समाज उनके समाज को देखने का नजरिया भी बदलेगा। बाकी ये रिपोर्ट लिखी है हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा ने। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना